हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर व्यू प्रेप गुरु। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला है गवर्नर को लेकर के, यह एक तरीके का नोट्स अपडेट है। कल हमने इस पर डिस्कस किया था, आज इसके डिस्क्रिशनरी पावर पर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। गवर्नर चाहे तो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है इन केस चीफ मिनिस्टर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने में फेल हो जाता है और वो रिकमेंड करता है कि डिसॉल्व कर दिया जाए। इट मीन्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है और सीएम फिर रिकमेंड करता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो जो गवर्नर है वो चाहे तो कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, बिकॉज अब वो सीएम के एडवाइस को मांगने के लिए बॉन्डेड नहीं है। ही कैन रिकमेंड द प्रेसिडेंट की स्टेट में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो चुका है तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। इसके रिकमेंडेशन के बाद ही प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। किसी भी स्टेट बिल को, जो स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है पास किए गए बिल को, वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के बाद मेजोरिटी पाने में असफल हो जाती है तो वह चाहे तो किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना सकता है। यहाँ पे उसका डिस्क्रिशन होगा। वह जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे या स्टेट के लेजिस्लेटिव मैटर पे वक्त दर वक्त चीफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ही कैन रिफ्यूज़ टू साइन एन ऑर्डिनरी बिल, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है। एक्चुअल में जब बिल बनता है वो पहले लेजिस्लेटिव असेंबली से पास किया जाता है, उसके बाद गवर्नर उसको साइन करते हैं। जब तक गवर्नर साइन नहीं करेंगे तब तक उसको उस बिल को एक्ट नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है टेली लॉ प्रोग्राम के बारे में। जस्टिस डिपार्टमेंट में हाल ही में यह बताया है कि टेली लॉ प्रोग्राम के तहत, जो कि कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू किया जा रहा था, 9 लाख बेनिफिशरीज ने इसका फ़ायदा उठाया है। टेली लॉ प्रोग्राम आखिर है क्या? यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिजिटल पार्टनर एक तरीके से था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका मुख्य पर्पज़ था कि जो जुडिशियल डिले होता है, क्योंकि एक बार कोर्ट में केसेस चले जाते हैं तो वो काफ़ी लंबे खींचते हैं, राइट, और उसकी वजह से जुडिशियल पे जो बर्डन पड़ता है उसको ईज आउट किया जाए, केसेस जाने ही ना दिया जाए जुडिशियरी में। उसके लिए वो लोग जो है टेलीफोनिक से लॉयर्स वगैरह विक्टिम से, एक्यूज से इंटरेक्ट करते हैं और उन्हें एक तरह से कंसोल करते हैं। इट हेल्प्स टू रीच आउट द नीडी, जो कि गरीब होते हैं, मार्जिनलाइज्ड होते हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि यदि केस हो जाए तो वो लड़ पाएँ, तो उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होता है, राइट। ये फैसिलिटी जो है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा और कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा प्रदान किया जाता है। और नालसा और सालसा के बारे में आप अधिक जानकारी के लिए लक्ष्मीकांत ज़रूर पढ़ें, इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है इंडेमनिटी को लेकर के। हाल ही में यूएस वैक्सीन को जो है होल्ड पे लगा दिया गया इंडिया पे आने से, जबकि उन्होंने ये डोनेट किया था बिकॉज ऑफ द इंडेमनिटी इशू। अब इंडेमनिटी आखिर है क्या? इसका मुख्य मतलब ये होता है कि सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लॉस और अदर फाइनेंशियल स्ट्रेस। जो जैसे कि कोई पर्सन है, उसने इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल लिया है, यदि उसे कुछ होता है तो अब उसे पेमेंट ना करके उसका जो सारा रिस्क है वो इंश्योरेंस कंपनी पे आ जाता है। इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। लीगली हम देखें तो जैसे कि किसी पर्सन ने वैक्सीन लिया है, राइट, और उसकी वजह से कुछ एडवर्सिटी हो गई, तो वह मैन्युफैक्चरर पर सू कर सकता है कि उसके वैक्सीन में डिफेक्ट था जिसकी वजह से उसको ऐसा हुआ। बट यदि इंडेमनिटी क्लॉज एप्लीकेबल होगा तो वह लायबिलिटी मैन्युफैक्चरर पे नहीं होगी, बल्कि उस मीडिएटर पे होगी जिसको इसके तहत लायबल बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को, या राइट, इस केस में फिर कोरोना वैक्सीन के केस में यदि इंडेमनिटी क्लॉज हो जाता है तो गवर्नमेंट इसके लिए लायबल होगी यदि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से कोई इशू आता है। तो रीड बिटवीन द लाइन्स ये है कि ये एप्लीकेबल नहीं है उन केस में जहाँ पे पेशेंट या फिर जिसे वैक्सीन दिया गया है उसके खुद के नेग्लिजेंस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ गया। फॉर एग्जांपल बोला गया कि 1 हफ्ते तक बाहर नहीं निकलने वैक्सीन लेने के बाद, और वैक्सीन लेने के 1 हफ्ते के भीतर उसे कोरोना हो गया, तो वह सू नहीं कर सकता है कि वैक्सीन इज़ नॉट इफेक्टिव, राइट। नेक्स्ट ओपेक एंड ओपेक प्लस, इट्स अ नोट्स अपडेट। इस पर डिस्कशन हुआ था, इस सिमिलर न्यूज़ था 30 जून को, राइजिंग ऑयल प्राइसेस, जो कि एक एडिटोरियल कमेंट था। तो ओपेक के बारे में जान लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये एक तरीके का परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बगदाद कॉन्फ्रेंस में एग्जिस्टेंस में आया था। बगदाद कॉन्फ्रेंस हुआ था 1960 में। इसका हेड क्वार्टर जो है वो वियना में है, वियना, राइट, ऑस्ट्रिया।
ओपेक प्लस के बारे में जान लेते हैं। ओपेक प्लस में ओपेक कंट्रीज प्लस कुछ नॉन ओपेक कंट्रीज होती हैं जो कि क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं। जैसे नॉन ओपेक कंट्रीज में आ गए रशिया, मैक्सिको, मलेशिया। ओपेक कंट्रीज के कुछ लिस्ट को जान लेते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ गल्फ कंट्रीज नहीं है बल्कि कुछ अफ्रीकन की कंट्रीज भी हैं और साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी हैं। इम्पॉर्टेंट जो है वो है ईरान एंड वेनेजुएला। सवाल आ सकता है कि ईरान जो है इसमें नहीं है, राइट, मल्टीपल चॉइस में, या फिर वेनेजुएला को ऑप्शन में डाल दिया जाएगा, जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये है कि नहीं है। फिर जब गल्फ कंट्रीज़ की बात करें तो सिर्फ कतर, यूएई और सऊदी अरब और इराक और कुवैत, सिर्फ इतने ही इसके हिस्से हैं। ओमान, यमन इसका हिस्सा नहीं है। साउथ नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ नहीं है इसके हिस्से, और बाकी जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी इसके हिस्सेदार नहीं हैं। नेक्स्ट है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर के। ई कॉमर्स जायंट फ्लिपकार्ट ने यह कहा है कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अपने पैकेजिंग में अब इस्तेमाल नहीं करेगा। गवर्नमेंट के मेजर्स जान लेते हैं। ड्राफ्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2021, अभी यह ड्राफ्ट ही है, इसे अप्लाई नहीं किया गया है। इसके तहत ये कहा गया है कि जो पतले प्लास्टिक हैं, सिंगल यूज़ वाले प्लास्टिक्स, उनको कम्प्लीटली फेज आउट कर दिया जाए सितंबर 2021 तक, और जो जनवरी 2022 तक इसका किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ कम्प्लीटली बंद कर दिया जाए। इनफैक्ट उस जनवरी 2022 के बाद इसको स्टॉकिंग करना भी लीगल होगा इफ़ दिस रूल इज़ अप्लाइड, क्योंकि अभी तो ये ड्राफ्ट में है। नेक्स्ट है इसी में है ग्लोबल प्रैक्टिसेस के बारे में कि आयरलैंड जो है प्लास्टिक बैग्स के लिए हेवी टैक्स लेता है। यदि प्लास्टिक बैग्स कोई किसी शॉपिंग मॉल या शॉपिंग प्लेसेस में लेते हैं, डिमांड करते हैं, तो उसके लिए उन्हें 4 से 5 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है उस प्लास्टिक बैग का। नॉर्वे के में जो है डिपॉजिट रिफंड सिस्टम चल रहा है, जिसमें कि जो बॉटल्स और कैंस होते हैं उनको रिटर्न ले लिया जाता है इस्तेमाल होने के बाद थ्रू रिवर्स वेंडिंग मशीन से, और उसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के। इस पर डिस्कशन कुछ दिन पहले भी हुआ था। हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना जीनोम सीक्वेंसिंग लैब इस्टेब्लिश किया है फॉर SARS-CoV-2। राजस्थान ने भी कुछ दिनों पहले अपना एक जीनोम सीक्वेंसिंग लैब इस्टेब्लिश किया था। वो पहला स्टेट बन गया था जिसका अपना जीनोम सीक्वेंसिंग लैब हो। जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्य पर्पस होता है डीएनए को डिकोड करना और उसके ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना, ताकि यह पता लगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए मेकअप कैसा है। इससे रिलेटेड जो वेरियस नेशनल इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के, उसको देख लेते हैं। पहला है इंडिजेन प्रोग्राम, इट इज़ फंडेड बाय काउंसिल फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। दूसरा है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा चलाया जा रहा है। और तीसरा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट है। इसके बेनिफिट्स हैं कि यदि जीनोम सीक्वेंसिंग हम लोग सक्सेसफुली किसी वायरस का या ह्यूमन्स का कर लेते हैं, तो हमें यह पता लगता है कि कोई भी बीमारी का क्योर क्या हो सकता है, उसको कैसे डायग्नोज करना है, आइडेंटिफाई करना है, और फ्यूचर में किस तरह की बीमारी इस पर्सन को हो सकती है, ये भी एडवांस में पता लगाया जा सकता है। किसी पैथोजन का यदि जीनोम सीक्वेंसिंग कर दिया गया हो तो वो किस तरीके से अपने आप को वक्त के साथ इवॉल्व करेगा, किस तरीके से म्यूटेशंस उसमें आ सकते हैं, और वह फिर किस तरीके से स्प्रेड कर सकता है। म्यूटेशन की वजह से फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कब म्यूटेशन आ सकता है, ये सारी जानकारी इससे मिल सकती है। कोरोना के समय में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है कोरोना से रिलेटेड ही है कप्पा एंड लांबा। इसके नए वेरिएंट्स, एक्चुअली में थोड़े पुराने वेरिएंट्स हैं, लेकिन हाल ही में WHO ने इन्हें वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है। कप्पा को सबसे पहले इंडिया में ही डिटेक्ट किया गया था, और GISAID टेबल के अनुसार इंडिया में ही सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं इसके। लाम्बिडा को पेरू ने सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था, और चिली इसमें GISAID टेबल में सबसे आगे चल रहा है। अब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में जान लेते हैं। कोई भी डिजीज़ के जो वेरिएंट है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो जाते हैं यदि उसमें ये 3 फीचर्स हों: ट्रांसमिशन रेट बढ़ गया हो म्यूटेशन की वजह से, या पहले से अधिक वो सीवियर हो गया हो, या फिर उस पर वैक्सीन या किसी दवा का असर ना हो रहा हो। और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब हमारे पास ये इनमें से जो 3 क्राइटेरिया हैं उसमें से कुछ क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हों, बट स्टिल देयर इज़ इनसफिशेंट एविडेंस कि उसको डिक्लेयर किया जा सके कि वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। यानी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है लो लेवल का होता है,
बट वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है इसे सीरियस माना जाता है, जैसे कि डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया गया था। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा यानी GI-SAID के बारे में देख लेते हैं। इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म जो कि WHO के द्वारा लाया गया था। इसका मेन पर्पस था कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस और बाकी जो वायरस हैं उनका जीनोम सीक्वेंसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा सके और इससे रिलेटेड जो रिसर्च टूल्स डेवलप किए जा सकते हैं उसको प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट है नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व को लेकर के ये न्यूज़ में था, बिकॉज एक रेयर मेलानिस्टिक लियोपर्ड जो कि ब्लैक पैंथर भी बोलते हैं वो कुछ इस तरीके का दिखता है, वह यहाँ पाया गया था। यह महाराष्ट्र में है, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, इट्स इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भलिया वीट। भलिया वीट को जो है GI टैग मिला हुआ है। ये गुजरात के जो भाल रीजन है वहाँ उगाया जाता है। भाल रीजन के नाम से ही इसका नाम भलिया आया है। यह प्रोटीन में बहुत हाई होता है और इसका टेस्ट जो है हल्का मीठा होता है। नेक्स्ट है खादी प्राकृतिक को लेकर के। यह इंडिया का पहला, वर्ल्ड का नहीं इंडिया का, ध्यान दीजिएगा, पहला काऊ डंग से बना हुआ पेंट है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं। इसका मेन पर्पस ये है कि चूँकि ज़्यादातर गायें जो है किसान वगैरह ही रखते हैं तो वो दूध से तो कमाते ही, वो डंग से भी कमा पाएँ। इससे क्या होगा, जो हमारा डबल इनकम करने का जो एम है वह फुलफ़िल किया जा सकता है। इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट किया जाएगा कि गाय को ना सिर्फ दूध वगैरह के लिए पाला जाएगा बल्कि उसके डंग को भी बेचने के लिए पाला जाएगा, राइट। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज को लेकर के। यह पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइज का पार्ट था। अब यह मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज से हटा करके फाइनेंस मिनिस्ट्री में मर्ज कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइज का नाम बदल कर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज कर दिया गया है। नेक्स्ट है आसामीज गमोसा को लेकर के। आसामीज गमोसा जो एक तरीके का हैंड वूवन कपड़ा होता है। सरकार ने, वहाँ की सरकार ने, असम सरकार ने यह डिक्लेयर किया है कि स्टेट के जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उसमें इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। आसामीज गमोसा को GI टैग मिला हुआ है। ये एक्चुअल में एक वाइट कलर का टॉवल जैसा होता है और इसके बॉर्डर पर जो है रेड कलर से मोटिफ बनाया हुआ होता है। ये अक्सर गिफ्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका सिंबॉलिक मीनिंग होता है कि इट शोज़ देयर फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। यह लोगों को ग्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी बड़े को रिस्पेक्ट करना हो तो यह उन्हें पहनाया जाता है, या फिर छोटे को प्यार देने के लिए, केयर का फीलिंग शेयर करने के लिए भी दिया जाता है। नेक्स्ट है हाईती। हाईती के जो प्रेसिडेंट हैं उनका मर्डर हो गया है। वैसे हाईती जो है अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए, वहाँ पे क्राइम केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसके लिए वह बदनाम ही रहता है कैरेबिया में। ये कैरेबियन सी में है, राइट। कैरेबियन सी इज़ बिटवीन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। और यदि कैरिबियन का जो कैरिबियन का जो पड़ोसी देश उसको देखें तो वह है क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि टॉप डाउन में अरेंज करना है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर इक्वेटर से कौन सा ज़्यादा दूरी पर है कम दूरी पर है उसको अरेंज करने के लिए। ऐसे में जो आसपास वाले जो मेजर स्टेट्स कंट्रीज़ हैं उनका भी पोजीशन याद होना चाहिए, राइट। हाईती रिवॉल्यूशन के लिए भी जाना जाता है। यह रिवॉल्यूशन 1791 से 1804 में हुआ था। यह सेकंड कंट्री हो गया था अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि आज़ाद हुआ था कॉलोनियल रूल से। नेक्स्ट है बक्सवाहा डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट। इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि ये प्रोजेक्ट अप्लाई किया गया तो बुंदेलखंड में जो पानी की कमी ऑलरेडी है वो और बढ़ जाएगी। बुंदेलखंड एक्चुअल में एक ड्राई लैंड है, राइट। बुंदेलखंड का जो फिजिकल पोजीशन है वो कुछ ऐसा है, ऊपर में उत्तर प्रदेश है और इधर मध्य प्रदेश है। PDF डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।